ओके, वेलकम बैक बच्चों। ओके, बाकी लोगों को बोल दें बेटा ऑनलाइन हो जाए काइंडली। ओके बेटा, टीएसएच और एसीटीएच में कोई क्वेरी हो? थैंक यू बेटा। बेटा इसमें कोई क्वेरी हो एसीटीएच के अंदर या टीएसएच के अंदर किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो काइंडली लेट मी नो। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट प्रोलैक्टिन। ओके वेल, so the prolactin secreted during pregnancy to prepare the best for lactation। मिल्क प्रोडक्शन के लिए बेटा, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज ए प्रोलैक्टिन। अब बेसिकली ये आ कहाँ से रहा होता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस रिलीज होता है और इसको इनिबिट करने के लिए प्रोलैक्टिन इनिबिटरी या इनिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता है। अदर हार्मोन इज डोपामीन। डोपामीन भी इसकी इनिबिशन करवा रहा होता है। ओके श्योर बेटा, जब बुक से पढ़िएगा तो ज़रूर लेट मी नो। इंशाल्लाह बुक में ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को भी बताई जा रही है। आप बेशक बुक सामने रख लें, उसके ऊपर ये चीज़ें मेंशन करते जाएं, आपकी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। बाकी जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बेटा प्रोलैक्टिन हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। कब रिलीज़ होएगा? आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बेबी की जब बर्थ हो जाती है तो उसके बाद ये ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है फॉर लैक्टेशन, फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका जो लेवल है दैट विल बी इनिबिटेड, दैट विल बी ट्रिगर्ड, दैट विल बी स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पीआरएच फ्रॉम द hypothalamus। और इसका जो इनहिबिटरी हार्मोन है दैट आर टू इनहिबिटरी हार्मोन्स, वन इज डोपामीन एंड अदर वन इज पीआईएच। पीआईएच प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है और दूसरा डोपामीन है। ओके, इसके अलावा बेटा प्रोलैक्टिन लैक्टेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। After birth, immediately after birth, suckling stimulates prolactin secretion and lactation. The resultant high blood level is the factor in reducing the incidence of conception during the lactation. Okay. दूसरी बात ये बेटा ये होती है कि जब बेबी फीड कर रहा होता है तो उस दौरान सेकेंड जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो ड्यूरेशन है दैट विल बी डिलेड। इसलिए कि प्रोलैक्टिन का लेवल अगर नॉर्मल रहता है या हाई रहता है तो उसके रिजल्ट में जो कंसेप्शन है वो नहीं होगी, सेकेंड बेबी कंसीव नहीं होगा, प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी। तो इस तरह जब तक बेबी फीड करता रहेगा तब तक प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहता है और प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा होने की वजह से कंसेप्शन नहीं होती। इसके अलावा जो प्रोलैक्टिन है टुगेदर विद एस्ट्रोजन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इंसुलिन एंड थायरॉक्सिन इज इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग लैक्टेशन। इसके अलावा अदर हार्मोन्स भी हैं जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं, लाइक एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन भी एज वेल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इंसुलिन या थायरॉक्सिन्स हैं। These will also involved in the maintaining lactation. Prolactin secretions is related to sleep and it is raised during any period of sleep, night or day। और जब भी आप सोएंगे, सोने के रिजल्ट में प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। या जब बेबी को फीड रिक्वायर्ड होएगी तो उस टाइम भी प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। That was about prolactin। Another one is gonadotropin। gonadotropin बेटा जो होता है ये these are no other known as sex hormones भी इनको कहा जाता है, gonads भी कहा जाता है। Just before the puberty, two gonadotropin ये sex hormones are secreted gradually in the amount of anterior pituitary in response to luteinizing hormone, releasing hormone। LRH इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, इसको gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन भी बेटा कहा जाता है और ये जाके नीड्स के ऊपर एक्ट करता है। वहाँ से एफ एस एच और एल एच रिलीज हो रहा होता है।
अब जो फीमेल्स हैं वहाँ से जो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट stimulates production of gametes, ova spermatozoa by the gonads, as well as जो LH और FSH है, that are involved in the secretion of estrogen or progesterone during the menstrual cycle. अब जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन बेटा रिलीजिंग हार्मोन है, ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन है, दैट आर सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी। हार्मोन रिलीज होते हैं, रिलीज होने के बाद फीमेल और मेल्स गुनेड्स के ऊपर एक्ट करते हैं। जब फीमेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे तो वहाँ से ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होंगे। उसके रिजल्ट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगी, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन कर रहा होता है। इसी तरह जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो सेक्रेशन है दैट विल बी सप्रेस्ड। अगेन बेटा आपको बता देता हूँ कि जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन है दैट विल एक्ट ऑन द LH रिलीज करवाएगा, और LH जैसे ही रिलीज होएगा तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करवा रहे होते हैं, ताकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको मेंटेन किया जा सके। इसी तरह फॉलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है दैट अगेन एक्ट्स ऑन द ये फॉलिकल्स, और ये भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन को मेंटेन करवा रहा होता है। और जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है तो उसके रिजल्ट में LH और FSH की जो सिक्रीशन है ये रिड्यूस हो जाती है, ये सप्रेस हो जाती है। अगर हम मेल्स के अंदर देखें बेटा तो मेल्स के अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ICSH भी कहा जाता है इसको, स्टिमुलेट्स द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस टू सीक्रेट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अगर हम LH की बात करें मेल्स के अंदर तो इसका अदर नेम है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसने क्या करना होता है, ये टेस्टिस के अंदर सेल पड़े होते हैं उनके ऊपर एक्ट करता है और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करवाता है। इसके अलावा इसकी जो समरी है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर शो हुई है, जिसमें टेबल दिया हुआ है। टेबल में ये सारे हार्मोन की सिक्रेशंस है कि हार्मोन सीक्रेट कैसे हो रहे होते हैं और रिलीज कैसे होते हैं। लाइक अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन जो है नॉर्मली एग्जैक्टली बेटा ये फॉलिकल्स रैप्चर करवा रहा, फॉलिकल्स रैप्चर करवाता है। मेंस्ट्रुअल जब हम साइकिल पढ़ेंगे ना उसमें फेजेस हैं, तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं एट द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब 21 से 28 डेज होते हैं उसमें जो फॉलिकल्स हैं उनको ये रैप्चर करवाता है। जो ब्लीडिंग हो रही होती है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से होती है। और बेटा फोली का जो टेस्टोस्टेरोन है ना, ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, वहाँ से रिलीज होता है। और इसका जो मेन फंक्शन ये है कि जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं ना उनकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज करवाता है। जो मेल स्पर्म्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा होता है। इसके अलावा अल्कलाइनिक जो फ्लूइड होता है उसकी अल्कलाइनिसिटी को मेंटेन करवा रहा होता है। टेस्टोस्टेरोन ये काम करवाता है। ओके तो ग्रोथ ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। लाइक अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवाता है। इंस्टेड ऑफ दैट प्रमोट्स टिश्यू ग्रोथ, स्पेशली बोन्स और मसल की ग्रोथ करवा रहा होता है अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं तो। ओके दूसरा है TSH। TSH के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट विल स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, और इसके रिजल्ट में T3 और T4 की सिक्रेशन होती है। ये वो समरी है जो बेटा हमने पहले चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। लाइक हमने ग्रोथ हार्मोन डिस्कस किया, उसके फंक्शंस। दूसरा हमने TSH को डिस्कस किया है, TSH की रिलीज़ कैसे होती है। TRH रिलीज़ होता है, TRH इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी से TSH रिलीज़ होता है, TSH थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 रिलीज हो रहे होते हैं।
और ये करते क्या हैं कि स्टिमुलेट ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड और सिक्रीशन ऑफ T3 और T4 हो रही होती है। दूसरा हमने कहा कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है और एंट्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का जो एंड प्रोडक्ट होता है, ये जो आउटपुट होती है, दैट इज़ अ कार्टिसोल। अब ये ACTH कहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है? बेसिकली हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज होता है। CRH कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज होने के बाद इंटीरियर पिट्यूटरी को करेक्ट करता है। इंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH रिलीज होता है। ACTH जाके अड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है। अड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाता है और ACTH स्टिमुलेट द अड्रीनल कॉर्टेक्स टू secrete ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सॉरी, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर कॉर्टिसोल्स है। यस बेटा, जो ग्रोथ हार्मोन है एग्जैक्टली ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंटेन करता है मसल और बोन की। इसके अलावा म्यूसिस और जो माइटोसिस या जो आप सेल डिवीजन हो रही होती है उसको भी मेंटेन करवा रहा होता है। इसके अलावा इंसुलिन का लेवल, जो ग्लूकोज का लेवल है वो भी मेंटेन करवा रहा होता है फ्रॉम द लीवर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करवा के। ओके, तीसरा जो चौथा जो हार्मोन हमने डिस्कस किया दैट इज ए प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है कि मिल्क की जो प्रोडक्शन है इन द ब्रेस्ट उसको स्टिमुलेट करवा रहा होता है। चौथा हमने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में डिस्कस की है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि that will stimulate the production of sperm in the testes or stimulate secretion of estrogen by the ovaries, maturation of ovarian follicles और ovulation काज करवा रहा होता है। आप लोगों ने किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि जो फॉलिकल्स है ये रैप्चर्स करवाता है फॉलिकल्स को, तो डेफिनेटली बेटा मिच्योर पहले करवा रहा होता है और एट द एंड जब ओवुलेशन होनी होती है, ओवुलेशन 14 डेज की हो रही होती है, देन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने से पहले जो फॉलिकल्स हैं उनको ये रैप्चर करवा देता है। इसके अलावा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जिसको LH कहा जाता है, दैट विल स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय द टेस्टिस एंड स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय द कार्पस ल्यूटिनम। तो कार्पस ल्यूटिनम से प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन करवाता है और टेस्टिस से ये टेस्टोस्टेरोन की सेक्रेशन करवाता है। मेल्स के अंदर बेटा टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करवा रहा होता है LH, और फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन करवा रहा होता है। ठीक है, तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स थे, ये उनके डिफरेंट फंक्शंस थे जो कि रिलीज हो रहे होते हैं और एट द एंड उनकी रिलीज कहाँ से होती है, उनकी इनिबिशन कैसे होती है, और ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल हो रहे होती हैं। गॉट इट? ओके, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हमने पहले कर लिए थे, लाइक ADH और ऑक्सीटोसिन था। इसके अलावा आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थायराइड ग्लैंड के बारे में, ताकि आप लोगों को मैं आयोडीन ट्रैपिंग के बारे में बता दूंगा और T3 और T4 कैसे बन रहे होते हैं उसके बारे में, और थायराइड ग्लैंड्स के बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। हाँ ना,
ओके बेटा, थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर आ जाते हैं। थायराइड ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा स्लाइड शो हो रही हैं, आवाज़ आ रही है सही आपको? सॉरी, मैंने पेज को रिफ़्रेश किया है, सिग्नल वीक हो रहे थे इसलिए। काइंडली कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ और स्लाइड्स दोनों शो हो रही हैं। तो हम थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके वेल, ठीक है, श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच बेटा। ओके वेल, तो अब हम थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक इन फ्रंट ऑफ लेरिंग्स एंड ट्रेकिया। अगर हम ट्रेकिया और लेरिंग्स के फ्रंट पे देखेंगे तो ये स्मॉल सा जो प्रोजेक्शंस हैं, ये आपको थायराइड ग्लैंड शो होएगा। और ये फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ सर्वाइकल और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसका जो नॉर्मली वेट होता है बेटा 25 ग्राम होता है। बेटा आप एक दफ़ा ना इसको, ये जो पेज है इसको एक दफ़ा आप रीड कर लें, 1-2 मिनट के अंदर आप इस पेज को रीड करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ऑल्सो आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, कंटिन्यू कर लेते हैं बेटा। तो थायराइड ग्लैंड्स इन फ्रंट ऑफ नेक प्रेजेंट होता है, लेरिंग्स और ट्रेकिया की, और फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ सर्वाइकल और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के ऊपर होता है। अगर इसका वेट बेटा किया जाए तो अराउंड अबाउट 25 ग्राम होता है और सराउंडेड बाई ए फिब्रस कैप्सूल। वेल, बटरफ्लाई इन शेप होता है बेटा, और इसके दो लोब्स होती हैं। ईच लोब्स के ऊपर थायराइड कार्टिलेज होती है, और ये जिस तरह ट्रेकिया के रिंग बन रहे होते हैं, ये ट्रेकिया की रिंग के साथ इसकी कवरिंग होती है। और जो लोब्स होते हैं ये जॉइंड बाई ए नैरो एस्थमस, जो कि ट्रेकिया के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है। ट्रेकिया के फ्रंट पे जो प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज एस्थमस। और समटाइम्स इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो इस्टमेक्टमी कर दी जाती है। और अगर लोब्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएं, एक लोब इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो उस लोब की भी सर्जरी कर दी जाती है। लाइक उस सर्जरी को लोबेक्टमी कहा जाता है। तो लोब्स आर कौन शेप्ड होती हैं बेटा? रफली कौन शेप्ड होती हैं? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं और 3 सेंटीमीटर वाइड होती है। अगर इनकी लेंथ देखें तो ये राउंड अबाउट 5 सेंटीमीटर लेंथ में होती हैं, और अगर हम विड्थ देखें तो इनकी जो विड्थ होती है 3 सेंटीमीटर होती है। इनको आर्टीरियल ब्लड सप्लाई सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरी से आ रही होती हैं, और सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, तो थायराइड आर्टरी से, सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरी से इनको आर्टीरियल ब्लड सप्लाई मिल रही होती है। जो वेनस रिटर्न है वो थायराइड वेन से हो रही होती हैं, और वेन क्या करती है, ड्रेन इनटू इंटरनल जुगुलर वेन, वेनस ड्रेनेज इसकी हो रही होती है। तो पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, और पैराथायराइड ग्लैंड्स में
पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच लोब, पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि थायराइड टिश्यू के अंदर इम्बेडेड होती हैं और दे कंटेन ए पैराफोलिकुलर सेल। ये सी सेल्स होते हैं जो कि कैल्सिटोनिन को रिलीज करवा रहे होते हैं। इसके अलावा जो लरेंजियल नर्व है वो पास आउट होती है वहाँ से, और पास आउट होने के बाद ये जो लोब्स होती हैं अपवर्ड ऑफ द ग्लैंड्स की और राइट साइड ऑफ द लोब नियर द इंफीरियर थायराइड आर्टरी, वहाँ पे ये लोब इनको क्लोज करवा रही होती है। ये एक डायग्राम है, डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें शो की गई हैं। और जो ग्लैंड्स होता है इसके अंदर कुबाइडल एपिथेलियल फॉर्म, कुबाइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि मोस्टली सुपरफिशियल फॉलिकल्स बना रहे होते हैं। ओके बेटा, ब्लड सप्लाई अगेन बता देता हूँ। ब्लड सप्लाई बेटा मैंने ये बताया है कि आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होती है और वेनस ब्लड सप्लाई होती है। जो बेटा आर्टीरियल आर्टरी के थ्रू आ रही होती है ग्लैंड्स को, वो सुपीरियर और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से आ रही होती है। और सुपीरियर और इन्फीरियर जो थायराइड आर्टरी है वो जो एक्सटर्नल करोटेड आर्टरी है उसकी ब्रांचेज हैं। इंटरनल करोटेड आर्टरी होती है और एक्सटर्नल करोटेड आर्टरी होती है। जो एक्सटर्नल करोटेड आर्टरी है उसकी आगे फर्दर डिवीजन की गई है इनटू सुपीरियर और इन्फीरियर आर्टरीज के अंदर। जो इन्फीरियर और सुपीरियर आर्टरीज हैं, थायराइड आर्टरीज हैं, उनसे इनको आर्टीरियल सप्लाई मिल रही होती है। और जो वेनस इनकी रिटर्न है वो थायराइड वेन से देन वो ड्रेन होती है इनटू द इटरनल जुगुलर वेन। इटरनल जुगुलर वेन होती है और एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है। तो जैसे ही इनकी वेनस रिटर्न बनेगी थायराइड आर्टरी के अंदर जाएगी और थायराइड आर्टरी अपना ब्लड ड्रेन करेगी इनटू इटरनल जुगुलर वेन, और इटरनल जुगुलर वेन अगेन राइट एट्रियम का हिस्सा बना देगी। गॉट इट। इसके बाद हमने कहा था कि पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड्स इन लोब्स के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं और पैराथायराइड ग्लैंड्स के अंदर पैराफोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये उनको सी सेल्स भी कहा जाता है। वो सी सेल से कैल्सिटोनिन सेक्रेट हो रहा होता है। इसके अलावा जो ग्लैंड्स है दैट इज ए कंपोज्ड ऑफ कुबाइडल एपिथेलियम दैट फॉर्म्स ए सुपरफिशियल फॉलिकल। अब ये जो सुपरफिशियल फॉलिकल्स हैं दीज सेक्रेट एंड स्टोर कोलाइड्स विथिन स्टिकी प्रोटीन मटेरियल, और बिटवीन द फॉलिकल्स देयर आर अदर सेल्स फाउंड सिग्नली आर इन ए संबाल ग्रुप्स जिनको पैराफोलिकुलर सेल्स का। ठीक है, ये वही बात है बेटा कि जो कुबाइडल एपिथेलियल सेल्स हैं ये सुपरफिशियल फॉलिकल्स बनाते हैं और उसमें ये जो कैल्सिटोनिन होता है ये स्टोर पड़ा होता है। सिक्रीट कैसे होता है वहाँ पे, पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं, ये सी सेल्स होते हैं जो कि कैल्सिटोनिन को सिक्रीट कर रहे होते हैं और कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड है उससे हमने ये कहा था कि TSH इसके ऊपर जाके एक्ट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और
सॉरी बेटा, ये नेटवर्क का कोई इशू था, डिस्कनेक्ट हो गया था। तुम बात कर रहे थे T3 और T4 की। ओके, बात कर रहे थे T3 और T4 की। तो T3 और T4 के लिए आयोडीन ज़रूरी होती है। अब ये आयोडीन कहाँ से आती है बेटा? ये आप जो आयोडीन प्रोटीन में ले रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू आयोडीन। और आयोडाइड की पर ऑक्सीडेशन होती है और ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाती है। पहली कंडीशन तो इसमें ये मेंशन की हुई है कि जो TSH है ये स्टिमुलेट होता है TRH की वजह से। TRH कहाँ से रिलीज होता है? जो TRH है बेटा हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद ये जाके एक्ट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। इंटीरियर पिट्यूटरी से TSH रिलीज होता है और TSH एड्रीनल, TSH थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ये T3 और T4 रिलीज होते हैं, T4 को थायरॉक्सिन कहा जाता है और T3 को ट्राईआइडोथायरोनिन कहा जाता है। अब द मेन बॉडी डाइटरी सोर्स ऑफ आयोडीन आर C4 से ले रहे होते हैं, वेजिटेबल से ले रहे होते हैं। जो इसके अलावा आयोडीन रिच सॉइल और आयोडीनेटेड टेबल साल्ट्स, जो आप रूटीन में टेबल साल्ट यूज़ कर रहे होते हैं, दैट आर आल्सो आयोडीनेटेड। जी बेटा, TRH जो है ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। सेक्रेशन ऑफ TSH इज स्टिमुलेटेड बाय थायरोटॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोटॉपिन रिलीजिंग हार्मोन से इसकी सेक्रेशन आ रही होती है। एंड सेक्रेशन ऑफ TRH स्टिमुलेटेड बाय एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, माल न्यूट्रिशन है, लो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है और स्लीप है। ये हमने पहले चीज़ें डिस्कस की हैं कि ये कंडीशंस होती हैं जिनके रिजल्ट में ये रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, TRH रिलीज़ होता है। सॉरी सॉरी बेटा। The thyroid hormones are synthesized as a large precursor molecules called thyroglobin and major constituents of colloid. The release of T3 and T4 into the blood is stimulated by thyroid stimulating hormone from the interior pituitary. ये हमने पहले चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, अब बात कर रहे थे T3 और T4 की। T3 और T4 कब रिलीज होंगे? उनके लिए सर्टेन कंडीशंस हैं जिनमें लो प्लाज्मा ले ब्लड पैटर्न है, स्ट्रेस है, एक्सरसाइज है, तो ये TRH को रिलीज करवाती हैं और TRH एड प्रोडक्ट क्या करवाता है? T3 और T4 की रिलीज होना शुरू हो जाती है। This level of secretion of TSH depends on the plasma level of T3 or T4 because these hormone affect the sensitivity of interior pituitary to TRH. TRH जितना ज़्यादा रिलीज होएगा उतना ज़्यादा T3 और T4 रिलीज होना शुरू हो जाएगा। Negative feedback mechanism increase level of T3 और T4 decreases TSH secretion and vice versa। जैसे T3 और T4 का लेवल नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा तो T3 और T4 क्या करेगा कि इनहिबिटरी मैसेज भेजेगा टूवर्ड्स द इंटीरियर पिट्यूटरी और इंटीरियर पिट्यूटरी से मजीद जो सेक्रीशंस हैं वो नहीं आएंगी, या जो TRH है हाइपोथैलेमस उसको रिलीज़ नहीं करेगा। जब वो रिलीज़ नहीं होएगा तो अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट जो T3 और T4 है वो नहीं बनेगा। ये हमने डायग्राम भी देखी थी कि जो TSH की सेक्रीशंस है किस तरह नॉर्मलाइज हो सकती है। और जब आयोडीन की सप्लाई सब डेफिशिएंट होती है, कम होती है, तो उसके रिजल्ट में TSH एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी बेटा होना शुरू हो जाएगी, आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो उसके रिजल्ट में जो TSH की सिक्रीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और ये क्या करती है, जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन काज करवा देती है। जैसे ही थायराइड की प्रोलिफरेशन काज होएगी तो उसके रिजल्ट में T3 और T4 इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो पेशेंट्स है उसको वाइटर होना शुरू हो जाएगा। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है।
आप लोग कह रहे होते हैं इसको आयोडीन डेफिशिएंसी है। जब भी आयोडीन डेफिशिएंसी होगी तो उसके रिजल्ट में T3 और T4 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। T3 और T4 का लेवल इंक्रीज होएगा तो उसके रिजल्ट में जो एड्रीनल ग्लैंड है, सॉरी जो थायराइड ग्लैंड है, उसकी हाइपर एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा T3 और T4 रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। T4 और T3 जितना ज़्यादा रिलीज़ होएगा तो ये हाइपरट्रॉफी ऑफ थायराइड ग्लैंड काज करना शुरू कर देगा, जिस कंडीशन को गोइटर कहा जाता है। ये थायराइड ग्लैंड की इलाजमेंट होना शुरू हो जाती है। ये वो कंडीशंस हैं, ये वो डायग्राम है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि T3 और T4 किस तरह रिलीज हो रहे होते हैं। ये डायग्राम देख लें, इसमें डायग्राम में कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली लेट मी नो, बता दीजिएगा कि इसमें कोई ऐसी कंडीशंस जिसमें आपको समझ ना आ रही हो। ओके, ये गोइटर की कंडीशन है बेटा। जब थायराइड ग्लैंड्स इंक्रीज हो जाता है तो उसमें गोइटर होने के चांसेस होते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, होता क्या है बेटा इसके अंदर कि जो थायराइड ग्लैंड है इंटर द सेल न्यूक्लियस एंड रेगुलेट वन जीन एक्सप्रेशन। प्रोलैक्टिन रिपीट कर दूं? अच्छा बेटा, प्रोलैक्टिन रिपीट कर देता हूँ, इसके अलावा प्रोलिफरेशन रिपीट कर देता हूँ बेटा। ओके, इसको एक दफ़ा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये दोनों प्रोलैक्टिन भी रिपीट कर दूंगा और ये प्रोलिफरेशन रिपीट कर दूंगा। थायराइड हार्मोन सेल न्यूक्लियस के अंदर इंटर होता है और जीन एक्सप्रेशन जिसमें इंक्रीज या डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है या कोई इंजाइम प्रिकर्सर्स के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं तो उनको इसने मेंटेन करवाना होता है। इसके अलावा जो T3 और T4 है अदर हार्मोन्स के जो इफ़ेक्ट होते हैं उनको इन्हांस करता है, लाइक एड्रीनालीन है, एपिनेफ्रीन है या नॉर एपिनेफ्रीन है। इसके अलावा T3 और T4 अफेक्ट्स मोस्ट ऑफ द सेल बॉडी बाय इंक्रीजिंग बेसिक मेटाबॉलिक रेट और हीट प्रोडक्शन। मैंने ये पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो T3 और T4 है ये क्या करवाते हैं कि BMR को ज़्यादा करवा रहे होते हैं, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा रहे होते हैं। जितना ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट होएगा उसके रिजल्ट में हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट की मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करते हैं। जब हम GIT पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो BMR होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, खाना आप क्यों खा रहे होते हैं कि BMR को मेंटेन करने के लिए। उसके रिजल्ट में बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन हो रही होती है और ये हीट प्रोडक्शन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करवा रही होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, ये फैट है, इसकी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए थायराइड हार्मोन का एक्टिव होना, ये थायराइड हार्मोन से T3 और T4 की सेक्रेशन का नॉर्मल होना ज़रूरी होता है। T3 एंड T4 आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पेशली स्केलेटल और नर्वस सिस्टम की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड्स या थायराइड हार्मोन से अगर सेक्रेशंस नॉर्मल नहीं आ रही तो उसके रिजल्ट में देर आर डिफरेंट कंडीशंस जिसमें हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, लेस एक्टिविटी हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है, हाइपरथायराइडिज्म हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सेक्रेशन ऑफ T3 और T4। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ T3 एंड T4 ऑन दी हार्ट, स्केलेटल मसल, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हम देख लेते हैं कि किस किस पे क्या क्या इफेक्ट होता है। ये नीचे एक जो कॉलम दिए गए हुए हैं इनमें कॉमन इफेक्ट शो हो रहे हैं। लाइक अगर T3 और T4 की सेक्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। हाइपरथायराइडिज्म के थायराइड ग्लैंड्स की हाइपर एक्टिविटी जिसमें T3 और T4 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और हाइपोथायराइडिज्म जिसमें T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है। कम होने के रिजल्ट में उस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। अगर हाइपरथायराइडिज्म है, इंक्रीज T3 और T4 की सेक्रेशन है तो उसके रिजल्ट में बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह अगर उसकी सेक्रेशन डिक्रीज है
तो जो BMR है दैट विल आल्सो डिक्रीज्ड। अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसमें वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, भूख ज़्यादा लगेगी। अब वेट लॉस क्यों होगा? क्योंकि BMR बढ़ा हुआ है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर आप खाना नहीं ले रहे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होना शुरू हो जाएगी। जो आपके बॉडी के अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन स्टोर पड़ी हैं उनकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। और आपके जो एपिटाइट रिसेप्टर्स हैं, ये स्टिमुलेटर्स हैं, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं और आपको भूख ज़्यादा से ज़्यादा लग रही होती है। सेम कंडीशन विद द हाइपोथायराइडिज्म। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें वेट गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि BMR रिड्यूस हो चुका होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो चुका होता है, और एनोरेक्सिया होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर एंजाइटी होती है, फिजिकल रेस्टलेसनेस होती है और मेंटल एक्साइटेबिलिटी होती है। और जो पेशेंट्स विद हाइपोथायराइडिज्म उसके अंदर डिप्रेशन हो रहा होता है, साइकोसिस में जा रहा होता है, मेंटल स्लोनेस होती है और पेशेंट्स लिथर्जिक होता है। तो उसकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो लेस एक्टिव होती हैं, हाइपर एक्टिविटी नहीं शो कर रहे होते। इसी तरह अगर हम हाइपरथायराइडिज्म की बात करें तो उसमें हेयर लॉस हो रहा होता है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर ड्राई स्किन होती है, ब्रिटल हेयर्स होती हैं। इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसमें टैकीकार्डिया होता है, पॉल्पिटेशन होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन होना शुरू हो जाती है। और अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो वो ब्रेडिकार्डिया को लीड कर रही होती हैं। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हाइपरथायराइडिज्म में ये होता है कि वार्म स्वेटी स्किन होना शुरू हो जाती है, हीट इंटॉलरेंस होती है। और जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें ड्राई कोल्ड स्किन होती है और प्रोन टू हाइपोथर्मिया होता है। प्रोन टू हाइपोथर्मिया बेटा इसलिए होता है क्योंकि जो BMRI है, BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट, वो रिड्यूस होता है, हीट प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। जब हीट प्रोडक्शन नहीं होगी तो पेशेंट प्रोन टू हाइपोथर्मिया होएगा। ओके, बेटा बस आज के लिए पहले पढ़ लेते हैं। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म है उसमें पेशेंट्स आएगा डायरिया के साथ आएगा, लेकिन अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन के साथ आएगा। ओके, एटीरियल फिब्रिलेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एटीरियल फिब्रिलेशन क्या है, लेकिन ये हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म ये इंपॉर्टेंट है। बेटा एटीरियल फिब्रिलेशन में ये होती है कि जो आपका हार्ट का रिदम है ना, एक तो वो रैपिड हार्ट रेट होना शुरू हो जाता है और उसमें जो रिदम होता है वो इरेगुलर होता है। उस कंडीशन को एटीरियल फिब्रिलेशन कहा जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहे होते हैं, उसमें जो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होती हैं या बीट्स पर मिनट जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही होती है वो इंक्रीज हो चुकी होती है। लाइक टैकीकार्डिया की कंडीशन होती है, और टैकीकार्डिया में जब इरेगुलर रिदम आ रहा होता है तो उस कंडीशन को आर्टीरियल फिब्रिलेशन कहा जाता है। प्रोन टू हाइपोथर्मिया, ओके बेटा, प्रोन टू हाइपोथर्मिया में ये होता है कि जब पेशेंट्स या कोई भी पेशेंट्स ले लें या कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कि हाइपोथायराइडिज्म का है, तो हाइपोथायराइडिज्म में ये होता है कि T3 और T4 का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। और ये थायराइड ग्लैंड्स क्या करता है कि BMR को मेंटेन करा रहा होता है, और BMR मेंटेन होने के रिजल्ट्स में बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन हो रही होती है। अब जैसे ही बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन कम होएगी, कम होने के रिजल्ट में जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो सकता। जब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होएगा तो बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बिलो नॉर्मल लिमिट्स होएगा तो उसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है। नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से जब कम टेम्परेचर होएगा तो उस कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। ओके, पाल्पिटेशन बेटा ये होता है कि जब आप को अपने ही हार्ट का साउंड सुनाई दे रहा होता है तो उसको कहा जाता है पाल्पिटेशन। और फिब्रिलेशन, आर्टीरियल फिब्रिलेशन में ये होता है कि जब ऐसे नोड्स है ना, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट कर रहा होता है, 60 to 80 बीट्स पर मिनट्स के हिसाब से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही होती हैं।
लेकिन एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये ज़्यादा जनरेट होती है और उसका जो रिदम होता है वो इरेगुलर होता है। जब टेकिकार्डिया विद इरेगुलर एक्टिविटी या फार्ट होएगी तो उसको अर्टीरियल फिब्रिलेशन कहा जाता है। लिथर्जी है बेटा, लिथर्जी का मतलब होता है कि लेस एक्टिव होना या फटीग बॉडी के अंदर होना, या जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज का डिक्रीज हो चुका होता है तो उसके रिजल्ट में हीट प्रोडक्शन नहीं होती या नॉर्मल जो मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी एनर्जी है वो नहीं होता, तो उस कंडीशन में पेशेंट जो है लिथर्जिक होना शुरू हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है। एक्सोथैलेमस बेटा इक्रीटेड बाय पैराफोलिकुलर सेल इन द थायराइड ग्लैंड। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पैराफोलिकुलर सेल्स होती हैं थायराइड ग्लैंड्स के अंदर जो कि कैल्सिटोनिन सिक्रीट करा रहे होते हैं, और कैल्सिटोनिन क्या करता है, बोन सेल्स और किडनी के ऊपर एक्ट करता है टू रिड्यूस ब्लड कैल्शियम। बेटा प्रोट्रियन ऑफ आई बॉल एक्सो, इसमें जो आई बॉल्स हैं उनकी प्रोट्रियन होना शुरू हो जाती है। आपकी बुक में है एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें जो आई बॉल्स हैं वो प्रोट्रूड हुई हैं, तो उसको कहा जाता है एक्सेस एक्सोथैलेमस। ओके, तो अब बात कर रहे थे कैल्सिटोनिन की। तो कैल्सिटोनिन पैराफोलिकुलर सेल्स से सिक्रीट हो रहा होता है, बोन के ऊपर एक्ट करता है, बोन सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, एज वेल एज किडनी पे एक्ट करता है। किडनी पे एक्ट करने के बाद ये क्या करता है, रिड्यूस द ब्लड कैल्शियम लेवल व्हेन दे आर रेस्ड। तो इसने क्या करना होता है कि ब्लड कैल्शियम लेवल को विद फास्फोरस मेंटेन करवा रहा होता है। जब कैल्शियम का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा तो क्या करेगा, ये बोन से और किडनी से कैल्शियम के लेवल को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद कैल्शियम का लेवल नॉर्मलाइज करना शुरू कर देता है। इसके अलावा प्रमोट स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन द बोन एंड इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स। जब कैल्शियम एक्सेसिव अमाउंट में होएगी तो जो नॉर्मल कैल्शियम का लेवल है वो बोन्स के अंदर स्टोर करना शुरू कर देगा, और बाकी जो रीनल ट्यूब्यूल से अब्जॉर्प्शन कैल्शियम की होनी होती है वो अब्जॉर्प्शन नहीं करवाएगा और एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी। और इसका इफेक्ट जो है वो पैराथायराइड हार्मोन के अपोजिट इसका इफेक्ट है। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड्स, कैल्सिटोनिन, रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज इन द ब्लड कैल्शियम लेवल। अब ब्लड कैल्शियम लेवल जैसे ही इंक्रीज होएगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि पैराथायराइड ये कैल्सिटोनिन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। कैल्सिटोनिन सिक्रीट होएगा तो कैल्शियम एक तो बोन्स के अंदर डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाएंगी, और दूसरा जो किडनी से ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स से एब्जॉर्प्शन होनी होती है वो नहीं होगी। बेटा फिब्रिलेशन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और उसका जो रिदम होता है वो इरेगुलर होना शुरू हो जाता है, उसको आर्टीरियल फिब्रिलेशन कहा जाता है। ओके, तो दैट वाज अबाउट कैल्सिटोनिन। अब नेक्स्ट क्लास में हम पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि पैराथायराइड ग्लैंड्स क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, और बाकी एड्रीनल कॉर्टेक्स रह जाएगी। एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं, लाइक कॉर्टिसोल्स की फॉर्म में, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं एल्डोस्टेरोन की फॉर्म में, एंड्रोजन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स। तो ये इनको हम वन बाय वन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारी क्लास कल है ना, यस इंशाल्लाह। तो कल हम ये डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें, और इंशाल्लाह कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आप लोगों का इसका टेस्ट भी आप लोगों ने देना है या नहीं देना, आप लोगों की मर्ज़ी है। फिर टेस्ट आप लोग विलिंग ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोग अगर नहीं देना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू।
ओके, अभी तक बेटा अगर कुछ पूछना है आप लोगों को, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो लेट मी नो। बाकी कल हम इंशाल्लाह पैराथायराइड ग्लैंड से स्टार्ट ले लेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, देन एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलें, देना है तो बेटा बता दीजिएगा, मैं कंफर्म बता दूंगा आपको। सैटरडे देना है, संडे देना है, आप लोगों की मर्ज़ी है। इसके अलावा और कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू आज के लेक्चर में, कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं काइंडली। ओके, मसल टेस्ट होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन आप लोगों ने देना है बेटा, कब देना है ये आप लोग बता दीजिएगा, वरना मैं डेट फाइनल करके आप लोगों को बता दूंगा, देन ले लेंगे हम। कि बेटा पार्ट्स में मैंने कहा था कि आप लोग डिवाइड कर लें, और जब पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तब भी मुझे बता दीजिएगा, मैं पार्ट्स में ही ले लूँगा, कोई इशू नहीं है बेटा। टेस्ट बने हुए हैं, मैंने सिर्फ अप टू डेट करने हैं और आप लोगों ने टेस्ट अटैम्प्ट कर लेना है, बस ये फ़र्क है। अगर आप लोग विलिंग हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्वेश्चन ये था कि बेटा प्रोलिफरेशन के बारे में पहले किसी ने पूछा था। ओके, अभी भी पूछा है बेटा। प्रोलिफरेशन में ये होता है कि जब जो थायराइड ग्लैंड्स है ना, उसकी जब एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। अब एक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है? इसमें ये होता है कि बेटा जो T3 और T4 है, इसकी प्रोडक्शन के लिए हमें आयोडीन भी चाहिए होती है। और ये आयोडीन कहाँ से आ रही होती है? आपके डाइटरी इंटेक से आ रही होती है। अगर किसी वजह से आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो गई है, डेफिशिएंसी होने के रिजल्ट में जो TSH है वो अपनी सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवा देता है। जैसे TSH की सिक्रीशन इंक्रीज़ होती है तो T3 और T4 की प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। T3 और T4 की प्रोडक्शन हाइपर एक्टिविटी की वजह से होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आयोडीन ट्रैपिंग हो रही होती है। अगर आयोडीन ट्रैपिंग नहीं होएगी तो T3 और T4 अपना लेवल बढ़ाना शुरू हो जाती हैं। तब बढ़ाएंगे जब एड्रीनल ग्लैंड की, और सॉरी, थायराइड ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी होती है। जैसे ही इसकी हाइपरट्रॉफी होएगी तो हाइपरट्रॉफी होने के रिजल्ट में ये अपना फंक्शन बढ़ा देता है, उसको कहते हैं प्रोलिफरेशन। तो उस टाइम गोइटर होना शुरू हो जाता है। ओके, इसके अलावा कोई और क्वेरी बेटा टेस्ट का? चलें, आज मैं डिसाइड करके बता दूंगा आप लोगों को। सैटरडे देना है, संडे देना है, बस आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लेना है। ओके बेटा, सिलेबस का भी मैं अच्छा T3 और T4 का बेटा ओवरव्यू कर लेते हैं। T3 और T4 बेटा रिलीज़ कैसे होते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि हाइपोथैलेमस से क्या चीज़ रिलीज़ होती है। हाइपोथैलेमस से बेटा TRH रिलीज़ होता है, वो जाके इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है। इंटीरियर पिट्यूटरी से TSH रिलीज़ होता है और TSH जाके थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, और थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 रिलीज हो रहे होते हैं। और T3 और T4 मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करवा रहे होते हैं, हीट प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। ओके वेल, ओके बेटा, मैं आज आपको बता दूंगा टेस्ट का, डोंट वरी। सैटरडे का प्लान कर लेंगे और सैटरडे को इंशाल्लाह आप लोगों को टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? इंस्टेड ऑफ दैट और कोई क्वेरी है तो वो बता दीजिएगा प्लीज़। और बाकी इंशाल्लाह सी यू टुमारो एट 9 AM इंशाल्लाह। ओके, बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे।